हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू रॉयल इंस्टीट्यूट। जैसा कि दोस्तों, आज मॉर्निंग को हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज हम आईएएस सर यूपीएससी टॉपर 2019 चिराग जैन सर का एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और उसमें हम यूपीएससी क्रैक करने की रणनीति और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल इंस्टीट्यूट। हेलो सर, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। तू भी अपने इसको थोड़ा सा लैंडस्केप इसे पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में कर ले। चल, ठीक है। हाँ के- सर, अब सही है सर। हाँ, तू इसको घुमा ले, मोबाइल को थोड़ा ऐसे घुमा ले। नहीं नहीं, उधर की तरफ चल, मैं घुमा लेता हूँ। ठीक है, छोड़ो। हाँ, अभी ठीक है। अभी एकदम ठीक है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। हमारे कुछ फ्रेंड्स की बहुत दिनों से डिमांड थी कि एक आईएएस सर की गाइडेंस मिले और हम भी यूपीएससी के बारे में कुछ करने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ समय हमारे लिए निकाला। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अगर कुछ भी लोगों की हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। तो सर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जी। सर, जब आपने अपना नाम यूपीएससी की लिस्ट में देखा तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन रहा और आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसी खुशी हुई तो? तो जो इस बार रिजल्ट आया तो वो एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट शाम तक आएगा। मॉर्निंग में रिजल्ट आ गया। मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई। मैंने खुद नहीं पता था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मेरी फ्रेंड की कॉल आई, क्या है तेरा नाम आ गया है, 160 पे तेरी रैंक है। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने फोन काटा उसका। मैंने फिर पीडीएफ जाके चेक करी, उसमें मेरा लिस्ट में नाम था। बहुत ज्यादा ही सररियल मोमेंट था। मेरी माताजी साथ में रोने लग गई थी। मेरे पिताजी, बहुत आंखों में आंसू आ गए। बहुत ज्यादा ही खुशी का माहौल था। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा। सर, वो एक मोमेंट ही ऐसा होता है कि आपका सपना साकार हो रहा हो तो खुशी के आंसू बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल, मेरी एक चीख निकल गई कि यार मैं पास हो गया। तो बहुत अच्छा सर, लगा। सर आपका ये सपना बचपन से ही था कि आईएएस बनकर ही मैं दम लूंगा? मेरा ये सपना मतलब चाइल्डहुड में एक ओरिएंटेशन था कि इस सब रेस में जाने का मेरा मन है। पर जो मैंने स्टेप लिया कि मुझे ये स्टार्ट करना ही है, वो मैंने फोर्थ ईयर में जाके किया। कि मुझे फोर्थ ईयर में मेरा मन बिल्कुल स्ट्रांग हो गया कि मुझे जाना ही है। फिर इसलिए क्योंकि मुझे एक ये था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे मेरे दिमाग में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पापा की तरफ से कोई इशू नहीं था कि पैसे नहीं है, बट मुझे दिमाग में था कि मैं अपने पैसों से तैयारी करूं। तो मैंने एक साल जॉब किया उसके लिए, और एक साल के अंदर ही जॉब छोड़ के, और फिर जॉब छोड़ के तैयारी करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, सर आपने जॉब के साथ भी तैयारी की थी या जॉब छोड़ने के बाद ही स्टार्ट किया था यूपीएससी की तैयारी? एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, पर बहुत कॉन्क्रीट नहीं हो पाया था जॉब के साथ। मुझे बहुत टायर्डनेस रहती थी दिन की, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाता था। तो नहीं हो पाया मेरे साथ जॉब के साथ। पर हाँ, लोग कर लेते हैं और लोग कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इस बार भी जॉब के साथ सेलेक्ट हुए हैं और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। तो किया जा सकता है ये। सर, आपकी ये जो जर्नी है बचपन से लेकर यूपीएससी क्रैक कर लिया, आप इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? क्या कठिनाई है आपके सामने सर? जर्नी बहुत ही नॉलेजेबल रही, एनरिचिंग रही। मैंने स्टार्टिंग में कोटा में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट किया। 11th में, 10th तक मैंने अपने कस्बे में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। उसके बाद 11th में मैं कोटा चला गया कि मुझे एक आईआईटी जाने का सपना था। तो मैंने 11th-12th में कोटा से पढ़ाई की। वहाँ पे मेरी आईआईटी में 8,200 रैंक आई थी। और एआई ट्रिपल उस टाइम होता था, जिसमें मेरी जो अब जेई मेंस और एडवांस होते हैं उसमें एआई ट्रिपल और आईआईटी होते थे। एआई ट्रिपल में मेरी 7400 रैंक आई। मैंने एनआईटी जयपुर में एडमिशन ले लिया।
फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे अच्छे से कॉलेज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट किया। मुझे वहीं से एक मन हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत रहता था, मैंने ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी बहुत पार्टिसिपेट करता था। तो इस तरह से मेरा एक मन हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही मेरा अच्छा इंटरेस्ट आता है मुझे। इस तरह फिर उसके बाद मैंने जॉब किया और जॉब छोड़ के फिर पढ़ाई की और ये सफलता मिली। सर आपकी जो यूपीएससी प्रीलिम्स थी उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, वो एक्सपीरियंस को बताना चाहिए। सबसे पहले जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए दो तरह से किया सकते हैं आप, या तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या तो फिर कोचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग से स्टार्ट करते हैं, कोचिंग बहुत जरूरी नहीं है। कोचिंग जब जरूरी बन जाती है जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपको लगता है कि मैं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो आपको कोचिंग से क्या होता है कि वो लोग जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से समझा देते हैं, क्योंकि टीचर की एक अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी। पर ये बहुत अफोर्डेबल नहीं है, आजकल बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है कोचिंग, और उतना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है उसका। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं चीजें, पर उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आपको खुद से पहले बेसिक क्लियर करने होंगे। बेसिक वो क्लियर करेंगे, बेसिक आप क्लियर कर सकते हो, थोड़ा टाइम देखें। एक बार बेसिक क्लियर हुए उसके बाद आपको वही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, वही स्टैंडर्ड बुक्स के रिवाइज करने हैं, उनके नोट्स बना के रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कोचिंग की मदद आप उसमें ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी मदद हो जाती है कोचिंग से। उसके अलावा आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप पहले एनसीईआरटी से शुरू करें, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, उससे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा मदद लें, आजकल बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, आपका इंस्टीट्यूट भी थोड़ा हेल्प कर सकता है इसमें। तो इस तरह आप अगर अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है और उन्हीं के रिवाइज करना है, तो इससे हो जाएगा। प्रीलिम्स की बुक आपको मेरे कोरा पेज पे मिल जाएंगी, और आप जिससे भी टॉपर्स की वीडियो देखेंगे आपको एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही सर हमारे गांव की तरफ होगा बना हुआ है कि अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते, तो सर क्या ये कोचिंग इतनी जरूरी है, या ये केवल एक थिंकिंग बनी हुई लोगों की कोचिंग करना ही है या नहीं करना? देखिए यही जी बिल्कुल, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कोचिंग का एक रोल ये होता है कि वो आपको जल्दी से कॉन्सेप्ट समझा देती है। तो बहुत लोगों के पास जैसे कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोचिंग एक बहुत सिंपल सा जरिया बन जाता है। पर आप अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी के थ्रू लोग कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। कोचिंग का रोल और सेल्फ स्टडी का रोल में आप देखें तो सेल्फ स्टडी का रोल ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम खुद से कर लें चीजें, खुद से हो रही हैं चीजें। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जैसे ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, इनमें थोड़े कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत होती है समझने की। उसमें आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लेंगे तो आप कोचिंग को वेरी वेल रिप्लेस कर सकते हैं। और किसी भी आप टॉपर की वीडियो देख लें, मैं भी खुद अपने एक्सपीरियंस से पर्सनली ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी का मेजर रोल है। कोचिंग आपकी ऐसे नहीं है कि कोचिंग में आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 99% रोल आपकी सेल्फ स्टडी का है। कोचिंग आपको बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे सकती है। सर आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सर ये ऑप्शनल का भी विद्यार्थियों में बना रहता है कि क्या ले क्या नहीं ले। मेरा एक फ्रेंड है तो वो बोल रहा है कि वो ऑप्शनल लेना चाहता है, उसकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं ये ले लूँ तो मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो सर वो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके अनुसार? यार ऑप्शनल के जो क्राइटेरिया होते हैं चूज करने के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं सब्जेक्ट में, और फिर दूसरा आपके गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं। अगर गाइडेंस बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो आप हाँ, आपको जरूरत है कि आप पहले एक बार पता कर लें कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जो आप लेना चाहते हैं, उसमें गाइडेंस है या नहीं। आप थोड़ा पर मुझे लगता है कि आजकल सारी सब्जेक्ट्स के लिए गाइडेंस अवेलेबल होने लगी है, नोट्स भी अवेलेबल होने लगे हैं, और थोड़ी बहुत कोचिंग भी अवेलेबल है सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, क्योंकि लोग ऑप्शन ले रहे हैं अलग अलग ऑप्शन। तो इन फैक्टर को ध्यान में रख के आप अपने ऑप्शन को चूज करें। और सर एक मैसेज ये भी आया था हमारे पास कि यूपीएससी में डेली कितनी आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली, और कितने समय देना चाहिए, लगभग साल भर 2 साल, कितने साल में ये क्रैक किया जा सकता है? देखिए ये एक बहुत लाइफ लॉन्ग सी जर्नी है। मतलब आप बचपन से ही चीजें सीखने लगते हो और उसका कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी में यूज कर सकते हो। अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन की बात करें तो 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन इसमें चाहिए होती है, और उसमें आपको
ये टाइम लिमिट कैसे डिसाइड होता है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक्स है, जो आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, उसको आपको कितने टाइम में कवर कर सकते हो और कितने टाइम में याद कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ लोग एक बुक को पढ़ें और जल्दी से याद कर पाए, कुछ लोगों की आईक्यू बहुत अच्छी हो कि वो जल्दी से याद कर पाए, कुछ लोग जल्दी से याद नहीं कर पाते तो उनको ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन चाहिए होते हैं। और रिवीजन वैसे सभी के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपको चीजें याद होती हैं और फिर आप आंसर राइटिंग के टाइम आप उनको लिख सकते हो विद इन टाइम लिमिट। तो इसलिए आवर्स मैटर नहीं करते हैं, उतने नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर करते हैं। अगर आप अटेंटिवली और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो ये 8 घंटे में किया जा सकता है, और आप चाहें तो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ें फिर भी जरूरी नहीं हो जाए। तो कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत है। नंबर ऑफ आवर्स 8-9 आवर्स तो जनरली चाहिए होते हैं। मैं जनरली लगभग 10 से 12 आवर प्रतिदिन देता था, तो इतने आवर्स चाहिए होते। सर ये प्री और मेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होता है यूपीएससी का, तो सर क्या ये दोनों एक साथ तैयारी हो सकती है या पहले प्री या मेंस के बाद अलग अलग? नहीं, तैयारी स्टार्ट दोनों की एक साथ ही होती है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बिल्कुल एक साथ स्टार्ट होती है। आपको पहले स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, फिर आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो जिससे वो याद होने लगे। अब डिफरेंस कहाँ आता है प्रीलिम्स और मेंस में? प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो आपको टिक करना होता है, और फैक्चुअल डिटेल थोड़ी ज्यादा मैटर करती है उधर। ऑन द अदर हैंड अगर आप मेंस की तैयारी देखेंगे तो वहाँ पे आपका एनालिसिस पार्ट ज्यादा देखा जाता है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए क्या है, इसके सोल्यूशंस क्या है, वो देखे जाते हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट एक साथ होती है, दोनों की पढ़ाई एक साथ चलेगी। उसके बाद जब प्रीलिम्स के लिए 3 महीने बचेंगे तो आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देंगे और उसमें आप फैक्चुअल डिटेल याद करना स्टार्ट कर देंगे। और जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, मेंस की तैयारी डेडिकेटेडली स्टार्ट होगी, उसमें आप एनालिसिस को याद करना स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस करना शुरू करेंगे। उसमें आप फिर सोल्यूशन देखना, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना, ये शुरू करेंगे। तो इस तरह दोनों की प्रिपरेशन बाद में अलग होती है, पर स्टार्टिंग में वो सेम ही होती है। सर जो मेंस है अपने, उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जी सर। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आपको सब्जेक्ट में के बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। सर आपने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो क्या आपने फर्स्ट टेस्ट में आपने अच्छे मार्क हासिल किए थे या आपको डिमोटिवेट कहीं होना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, मैंने 5-6 महीने की प्रिपरेशन कर ली थी। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर दिया जब मेरी एक बार बुक्स हो चुकी थी। तो मेरे फर्स्ट टेस्ट में 35-40 नंबर आए और इतना डिमोटिवेट फील हुआ कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को 120 पहुंचना है, लोग ला रहे हैं नंबर। उसी टेस्ट सीरीज में बहुत सारे लोग नंबर अच्छे लाए, मुझे लगा कि यार ये कैसे होगा। पर मैंने कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। बीच में मैंने इवन टेस्ट सीरीज छोड़ भी दी थी कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे कंटिन्यूसली 50-60 ही नंबर आ रहे थे 5-6 टेस्ट तक। फिर मैंने क्या कि मैं एक बार पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। मैं एक पहला रिवीजन और एक और रिवीजन किया मैंने फिर, और उसके बाद जब मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की तो देखा मेरे कंटिन्यूसली मार्क्स इंप्रूव होने लगे। 80 आए, फिर 90 इंप्रूव हुए, मेरे मार्क्स 130-140 भी आने लगे और 110 प्लस तो मेरे कंटिन्यूसली आने लगे। तो मुझे लगा कि हाँ इसमें तो, इसलिए मेरा कहना ये है कि आप ऐसे घबराएं नहीं, आप कंटिन्यूस रिवाइज करते रहें। आप जैसे ही रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ेंगे, जैसे ही चीजें आपको याद होने लगेंगी, मार्क्स अपने आप इंप्रूव होंगे। और वो इंप्रूव होने ही है, जब आपको चीजें याद होने लगी, जब आप चीजें समझ आने लगी तो मार्क्स इंप्रूव होने। और सर ये जो यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें काफी समय लगता है, लंबा सफर होता है, तो काफी छात्र होते हैं जो बीच में डिमोटिव होकर उसको छोड़ने लगते हैं धीरे धीरे। तो उस डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, आपके सुझाव? देखिए, एक तो ये चीज है कि आप अपने आप में कितने दृढ़ निश्चय हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। और दूसरा ये है आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना चीजों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है, आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखता है, तो आपको लगता है हाँ मैं कर लूंगा ये। फिर दूसरा ये है कि आपको आपके परिवार वाले, आपके परिवारजन जो है वो आपको कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वो सपोर्ट करेंगे, आपको वो मोटिवेट करते रहेंगे, तो आपको फिर भी ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आप यूट्यूब पे भी बहुत सक्सेसफुल लोगों की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने भी बहुत फेलियर देखे हैं। तो फेलियर से डरे नहीं, उनको उनको सामना करें उनका, और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप लगे रहेंगे तो, आप कंटिन्यूसली पेशेंस के साथ लगे रहेंगे तो जरूर से सफलता मिलेगी। और डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सब लोगों के साथ ये फेज आती है, सब लोगों की ये फेज आती है, और जो लोग इससे उभर जाते हैं वो लोग सक्सेस हो जाते हैं। और सर ये जो मेंस के बारे में जो ये डीएल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें जो अपनी हो या इंटरव्यूज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो?
जी, जैसे मेरी हॉबीज थी फिटनेस एंड मेडिटेशन, उस पे मेरे से कोई ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पर मेरे क्वेश्चन उनके आए थे, वो आए थे मेरे बैकग्राउंड से। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है और मैंने टाटा मोटर्स में जॉब किया है। तो इन दोनों चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैकेनिकल से मेरे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया, और उस पर फिर बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए थे। मैंने टाटा मोटर्स में जॉब किया तो उन्होंने पूछा था कि टाटा नैनो के बारे में क्या स्पेशल है, वो बताइए। टाटा नैनो ने जैगवार लैंड रोवर की खरीद ली है, तो वो क्यों खरीदी है, उसका क्या फायदे हैं, वो आप बताइए। ये सब चीज़ें मेरे से पूछी गई थी। तो ये मेरे डेप्थ से था। बाकी जैसे मैं भरतपुर से आता हूँ, तो मेरे से भरतपुर के बारे में पूछा गया। मैंने टाटा मोटर्स पुणे में काम किया, तो मेरे से पुणे के बारे में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं सारे डेप्थ के रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, और ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। और सर अभी जो 2019 के जो रिजल्ट आए, तो उसमें हिंदी मीडियम के रिजल्ट थोड़े कम रहे। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अब यूपीएससी में जाने से थोड़े डर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप सुझाव देंगे, उनको कुछ मोटिवेशन देंगे? देखिए, आप अगर देखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑल्सो, तो वो इंग्लिश मीडियम के बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका स्वाभाविक है कि उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ों में रेडीमेड मटेरियल जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। और आप देखेंगे बहुत सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट और कुछ जीएस के पार्ट भी, जिनमें आप अगर रेडीमेड कंटेंट चाहें कि अपडेटेड रेडीमेड कंटेंट मुझे करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके मिल जाए, किसी भी कोचिंग मटेरियल का या फिर किसी भी संस्थान का, तो वो कम अवेलेबल है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदी के विद्यार्थियों को अपने खुद से प्रयास करके उसको बनाना पड़ता है। तो इसकी वजह से थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अदरवाइज हिंदी मीडियम में कोई ऐसे लोग जो सोच रहे हैं और जो अफवाहें चल रही हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, कम मार्क्स दिए जाते हैं हिंदी मीडियम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। वो मीडियम के बेसिस पे बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। एक यही इशू आता है कि क्वालिटी अपडेटेड मटेरियल जो है वो कम थोड़ा अवेलेबल है। तो इसलिए थोड़े चैलेंजिंग हो जाता है। वो बच्चे को खुद प्रयास करके करना होता है। अदरवाइज हिंदी मीडियम को बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपने मन में दृढ़ निश्चय रखेंगे और करेंगे तैयारी, तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। और सर ये आपने जो इंटरव्यू की तैयारी की थी, वो कैसे की थी? आप जब इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए तो उसकी तैयारी कैसे की? देखिए, मेरा ये दूसरा इंटरव्यू था। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू दिया था, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और इस इंटरव्यू में मैंने जो पहले इंटरव्यू से किया था, एक तो आप देखेंगे जनरल तैयारी तो ऐसे होती है कि दो चीजें हैं। एक तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने दिया है, उसने अपनी डिटेल्स जो दी है उनके बारे में तैयारी करो। जैसे मैं भरतपुर से हूँ तो भरतपुर के बारे में, मैंने जयपुर से कॉलेज किया है तो जयपुर के बारे में, कॉलेज के बारे में, टाटा मोटर से काम किया तो उसके बारे में। तो एक तो ये हो गया अपने बारे में। फिर दूसरा जो होता है वो होता है आपकी करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रही है उनके बारे में आप प्रिपेयर करेंगे, आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे और आपकी एनालिसिस आप प्रेजेंट करेंगे। मैंने इस बार जो किया था कि एक चेंज जो किया था वो एक था कि लोगों से जाके मिला। मैं ग्राउंड लेवल पे मैं एसडीएम ऑफिस गया, एसडीएम सर से मिला, बीडीओ मैम से मिला, मैंने 2-3 एनजीओ के पास गया, उनसे जाके पता करने की कोशिश की। मेरे भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, तो मैं उसमें जो काम करते हैं उन लोगों से जाके मिला कि आपको बताइए कि आपको क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम लगती है यहाँ पे और कैसे उनका सुधार किया सकता है। तो इससे मेरे पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस अवेलेबल थी, तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा कि हाँ, मैं ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता सकता हूँ इंटरव्यू में। तो उससे मेरी प्रिपरेशन लेवल थोड़ा अच्छा हुआ। अदरवाइज मैंने डिस्कशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में आपको बोलना ज़्यादा है, आपको लिखना नहीं है, बोलना है। तो आप बोलेंगे कब अच्छा बोल पाएंगे, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप जनरली बोलते रहते हैं। तो मैंने एक बंदे के साथ ग्रुप बनाया, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया, और हम दोनों डेली बेसिस पे एक दूसरे से क्वेश्चन करते रहते थे, इंटरव्यू लेते रहते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा मदद हो गई इंटरव्यू। और सर अभी जो प्रीलिम्स आने वाली है, उसके बारे में एक्सपीरियंस को कुछ गलतियों से बचने का सुझाव दीजिए, वो गलतियां नहीं करे और प्रीलिम्स हो जाए। इस स्टेज पे अभी लगभग 1 महीना बचा है। इस स्टेज पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो दे सकता हूँ वो ये है कि आप अब अपने सोर्सों को डाइवर्सिफाई ना करें। अब आप ऐसे ना करें कि मैंने ये कोचिंग मटेरियल पढ़ लिया, मैं अब दूसरा कोचिंग का किसी मटेरियल आया तो मैं वो भी उठा के पढ़ने लगूँ। आपने जो पढ़ लिया उसी को आप रिलाई करें, उसी के नंबर ऑफ रिवीजन करें, नोट्स बना के, छोटे छोटे नोट्स बना के अगर चाहें तो उसके रिवीजन करें। बहुत ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, ना कि अपने 5-6 तरह के मटेरियल पढ़ें। मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो जरूर से आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। उसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट लगाते रहें। आपके एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक वो डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं प्रीलिम्स के और तीनों में क्वालिफाई किया है प्रीलिम्स का।
पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं पाया कि मैंने 100 में से 60 क्वेश्चन से ज़्यादा, 55 या 60 क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क कर दिया हूँ शॉर्ट में, कि मेरे को आते ही हैं। तो इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो मेरे लॉजिकल वे, मेरे एलिमिनेशन टेक्निक से उससे करे थे। तो वो आपको कैसे होगा, अब जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आप 8 से 10 टेस्ट सॉल्व करें जरूर से, और जिससे आपकी ये डेवलप होंगी, एंग्जाइटी कम होगी, प्रेशर हैंडलिंग चीज़ें वो भी होंगी। एक ये जरूरी है कि इन्वायरमेंट वैसा रखें कि आप टाइम लिमिट को फॉलो करें और बिल्कुल एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बैठे, इससे आपका एविडेंस मार्क इम्प्रूव हो। और सर अभी आरएस के इंटरव्यू भी आने वाले हैं, तो जो अभ्यर्थी आरएस इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो उस इंटरव्यू में जो अपेयर होंगे उनके लिए कुछ सुझाव? वही मैंने अपने इंटरव्यू की जो आपको एक्सपीरियंस बताया उससे 2 चीजें मेरी जो इंपॉर्टेंट रही वो हैं कि डिस्कशन करें, एक तो किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के साथ जो इंटरव्यू दे रहा है उसी के साथ करें, और उसके साथ आप रेगुलरली डिस्कस करते रहें, बिल्कुल फॉर्मल इन्वायरमेंट में, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर दे रहा है, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप आंसर दे रहे हो। तो ऐसे करके एक तो ये डिस्कशन करें, और दूसरा कुछ ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करें। आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं, नहीं अगर मिल सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, मिल लें लोगों से जिससे आपको ग्राउंड रियलिटी पता होंगी। और अपनी हॉबीज पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर रखें अपने आप को, और डिस्कशन के थ्रू उनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके आप तैयारी करें। और सर जो अपने नए विद्यार्थी आने वाले हैं यूपीएससी में, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ सुझाव, कुछ संदेश? नए विद्यार्थी आने वाले हैं उनके लिए? हाँ सर, जो नए अपेयर होने वाले हैं आपकी बार। बिल्कुल, तो मैं उनके लिए ये सुझाव देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक नोबल इंटेंशन के साथ आएँ कि ये सर्विस बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। आपको एक इतनी अथॉरिटी मिलती है कि आप गरीबों के उत्थान के लिए, जो आप सभी तबके के वर्गों के उत्थान के लिए आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये मोटिवेशन रखेंगे तो आपका पूरे टाइम एक एंथुसियाज्म बना रहेगा प्रिपरेशन के लिए, और आप कभी वैसे डिप्रेस फील नहीं करेंगे। और मैंने बहुत ही सिंपल सा टूल बनाया था, बहुत शॉर्टकट में है, जिसमें मैंने 6 टूल कंपाइल किए थे जो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, जिनको बोलता हूँ मैं यूपीएससी पीएनआर। जिसमें कि यूपीएससी पीएनआर में है प्रीवियस ईयर्स के पेपर, पी फॉर प्रीवियस ईयर्स के पेपर, एस फॉर सिलेबस ऑफ यूपीएससी, एंड सी फॉर टॉपर्स कॉपी। आप इन तीनों को बहुत एनालाइज करें जिससे आपको पता चल सकता है कि डिमांड क्या है यूपीएससी की, क्योंकि ये यूपीएससी के खुद ने दिए हुए ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। उसके बाद जो पीएनआर है वो है प्रैक्टिस, नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन। इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे और स्टैंडर्ड बुकलेट को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है जरूर से सफलता। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती बहुत कीमती समय में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है।